नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से हाउ फ्री इज़ द प्रेस। जी, लेसन नंबर 8, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। यह एक ऐसे है, याद रखेंगे आप क्या है यह एक ऐसे है और इसको लिखा है डोरोथी एल सेयर्स ने। किसने लिखा है? डोरोथी एल सेयर्स ने। आइए बच्चों, डोरोथी एल सेयर्स के बारे में जानते हैं। बच्चों, लिखा हुआ है कि डोरोथी एल सेयर्स वाज बॉर्न इन 1893 एंड डाइड इन 1957। बच्चों, डोरोथी एल सेयर्स का जन्म 1893 में और इनकी मृत्यु 1957 में हुई थी। एसेइस्ट, बच्चों ये एसेइस्ट थी, निबंधकार थी, प्लेराइट नाटककार थी, पोएट कवयित्री थी, एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। राइटर का मतलब होता है लेखिका और डिटेक्टिव का मतलब जासूसी और फिक्शन का मतलब कहानियाँ या उपन्यास। डोरोथी एल सेयर्स एसेइस्ट, निबंधकार, प्लेराइट नाटककार, पोएट कवयित्री, राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन जासूसी कहानियाँ या उपन्यासों की लेखिका। वाज एजुकेटेड एट समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। बच्चों, डोरोथी एल सेयर वाज एजुकेटेड, इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी एट समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड के समरविल कॉलेज में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। इन 1915 सेयर्स बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बच्चों 1915 में सेयर्स बनी वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन, प्रथम महिलाओं में से एक, टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली प्रथम महिलाओं में से ये एक थी। कौन? डोरोथी एल सेयर्स। हर पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड, पब्लिश्ड वर्क्स का मतलब प्रकाशित रचनाएं, इंक्लूड का मतलब शामिल हैं। इनकी प्रकाशित रचनाओं में शामिल हैं क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, 9 टेलर्स, गॉडी नाइट। बच्चों, क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, 9 टेलर्स, गॉडी नाइट, ये डोरोथी एल सेयर्स की प्रकाशित रचनाएं हैं। सी हैज़ एडिटेड, इन्होंने बच्चों संपादन किया है ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन। बच्चों, जो ग्रेट शॉर्ट स्टोरी डिटेक्शन, जो जासूसी की जो बड़ी जो लघु कथाएँ हैं ना, जो महान लघु कथाएँ हैं, उनका इन्होंने संपादन किया है। एंड पब्लिश्ड, और प्रकाशित किया है, एक कॉम्पिटेंट वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फर्नो, और इन्फर्नो की सक्षम पद्य अनुवाद भी इन्होंने किया है। इन द एसे, जो ये आप ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, जो आप लेख पढ़ने जा रहे हैं, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, प्रेस कितना आज़ाद है, प्रेस कितना स्वतंत्र है, तो इस ऐसे में, इस लेख में सी राइट्स विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट, यह विचारों की क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, स्पष्टता के साथ लिखती हैं, टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस, एक मामला बनाने के लिए, अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस, मिस रिपोर्टिंग का मतलब होता है गलत रिपोर्टिंग, और अगेंस्ट द मिसयूज़ ऑफ फ्रीडम, और आज़ादी का दुरुपयोग ऑफ द प्रेस। बच्चों, यह जो लेख है ना, इसमें डोरोथी एल सेयर्स प्रेस द्वारा गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ या प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने के लिए विचारों की स्पष्टता के साथ लिखती हैं। बच्चों, हम लोग अखबारों में जो कुछ पढ़ते हैं ना, आंखें मूंद करके भरोसा कर लेते हैं, ये उन्हीं आँखों को खोलने का प्रयास करती हैं कि अखबारों में छपी हर चीज़, प्रेस के द्वारा प्रकाशित हर चीज़ सत्य नहीं होती है, या उसके पीछे कौन कौन सी कहानी होती है वह बताने की कोशिश कर रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हाउ फ्री इज़ द प्रेस की। बच्चों, दैट, पैराग्राफ नंबर 1 देखते हैं। दैट का मतलब होता है कि, दैट विदाउट अ फ्री प्रेस, यानी स्वतंत्र प्रेस के बिना, देयर कैन बी नो फ्री पीपल, स्वतंत्र लोग नहीं हो सकते। इज ए थिंग, एक ऐसी बात है, दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है मान लेना, एज्यूम कर लेना। तो ये कह रही हैं कि स्वतंत्र प्रेस के बिना देयर कैन बी नो फ्री पीपल, स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हो सकता है। इज ए थिंग, यह एक ऐसी चीज़ है, दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड, जिसको सभी स्वतंत्र लोग मान बैठते हैं। यानी ये कह रही हैं कि स्वतंत्र प्रेस के बिना कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हो सकता है, यह एक ऐसी चीज़ है जिसे सभी स्वतंत्र लोग मान लेते हैं। वी नीड नॉट डिस्कस इट, हम लोग इसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं। डिस्कस का मतलब चर्चा करना, हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे। नॉर विल वी एट दिस मोमेंट डिस्कस द रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर। इन टाइम ऑफ वॉर का मतलब होता है युद्ध के समय में, और रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है रोक या पाबंदी,
और डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना। कह रही हैं कि वी नीड नॉट डिस्कस इट, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। नॉर विल वी एट दिस मोमेंट डिस्कस द रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड upon द प्रेस इन टाइम ऑफ वार, और नहीं हम इन टाइम ऑफ वार, लड़ाई के समय प्रेस पर लगाए गए पाबंदी, प्रेस पर लगाई गई रोक और प्रेस पर लगाई गई प्रतिबंधों की चर्चा भी हम लोग नहीं करेंगे। एट सच टाइम्स, ऐसे समयों पर, किस समय पर? लड़ाई के दौरान। एट सच टाइम्स ऑल लिबर्टीज़, लिबर्टीज़ का मतलब आज़ादी, ऑल लिबर्टीज़ हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड। बच्चों आज़ादी के दौरान डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि ऑल लिबर्टीज यानी जितनी आज़ादी है ना, जितनी स्वतंत्रता है ना, हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड, सबको सीमित कर देना पड़ता है। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट, स्वतंत्र लोगों को मस्ट सी टू इट, यह समझना चाहिए दैट व्हेन पीस कम्स, कि जब आज़ादी आती, व्हेन पीस कम्स, जब शांति आती है, फुल फ्रीडम इज रीएस्टोर्ड, तभी पूर्ण स्वतंत्रता भी आती है। डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि फ्री पीपल मस्ट सी टू इट, यानी स्वतंत्र लोगों को, आज़ाद लोगों को यह समझना चाहिए व्हेन पीस कम्स, कि जब शांति आती है, फुल फ्रीडम इज रीएस्टोर्ड, तभी पूर्ण स्वतंत्रता भी आती है। यानी जब शांति होती है तब लोगों को आज़ादी भी होती है, और जब शांति नहीं होती है तो लोगों की आज़ादी भी रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। इन द मीन टाइम, इसी बीच, इट मे बी होलसम, होलसम का मतलब गुड, अच्छा। कह रही है कि इन द मीन टाइम, इसी बीच, इट मे बी होलसम टू कंसीडर, या विचार करना अच्छा हो सकता है, व्हाट दैट फ्रीडम इज़, कि वह आज़ादी क्या है। जिस प्रेस की आज़ादी की हम बात कर रहे हैं ना, तो कह रही है कि यह सोचना अच्छा होगा कि व्हाट दैट फ्रीडम इज़, वह आज़ादी क्या है, एंड हाउ फार इट इज़ ट्रूली डिज़रेबल, और हाउ फार, कहाँ तक वह आज़ादी ट्रूली, सचमुच, डिज़ायरेबल का मतलब वांछनीय है। डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि यह समझ लेना अच्छा होगा कि वह आज़ादी क्या है, जिस आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रेस की आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, वो आज़ादी क्या है और वह आज़ादी कहाँ तक वांछनीय है, यानी प्रेस को कितनी आज़ादी प्राप्त होनी चाहिए। इट में टर्न आउट, ये आज़ादी के बारे में बात कर रही हैं, इट में टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, यह कह रहे हैं कि यह बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। इट में टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, या तनिक भी या बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। और इवन ए मेयर फ्रीडम टू टिरनी, टिरनी का मतलब होता है बच्चों जुल्म, अत्याचार, या यहाँ तक कि अत्याचार की स्वतंत्रता भी हो सकती है। जिस स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं उस स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है, या वह अत्याचार की भी स्वतंत्रता हो सकती है। फॉर टिरनी, आइए आगे देखते हैं कि टिरनी क्या है, यह जुल्म क्या है, यह अत्याचार क्या है। ये कह रहे हैं कि फॉर टिरनी इनफैक्ट, सचमुच में, द अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन, ये अत्याचार क्या है, तो ये अनकंट्रोल्ड फ्रीडम है, ये अनियंत्रित आज़ादी है ऑफ वन मैन, यह एक व्यक्ति की अनियंत्रित आज़ादी है, और वन गैंग, और यह एक गैंग की, एक दल की, एक समूह की भी अनियंत्रित आज़ादी है। टू इम्पोज इट्स विल ऑन द वर्ल्ड, जब एक व्यक्ति या एक गैंग इम्पोज इट्स विल, अपनी इच्छाओं को थोपता है ऑन द वर्ल्ड, दुनिया पे, तो इसको हम अत्याचार कहते हैं, इसको जोर कहते हैं, इसको जुल्म कहते हैं, डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं। आइए बच्चों पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं। करेगी व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स कहती हैं कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जब हम प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं ना, वी यूजुअली मीन फ्रीडम, तब यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतः, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए वेरी टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस। कह रही हैं कि जब हम प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं ना, तो हम आम तौर पर एक बहुत ही तकनीकी और प्रतिबंधित अर्थ में स्वतंत्रता का मतलब रखते हैं। नेमली का मतलब होता है यानी या अर्थात, फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। बच्चों गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। कह रही हैं डोरोथी एल सेयर्स कि जब हम प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं ना, तो हमारा उस आज़ादी का अर्थ तकनीकी और प्रतिबंधित अर्थ में होता है। तो कहने का मतलब है कि फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, अर्थात कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा प्रेस पर लगाया गया सेंसरशिप, यानी सरकार भी जो होती है ना, वह प्रेस पर सेंसरशिप लगा देती है कि आपको क्या छापना है और आपको क्या नहीं छापना है। इन दिस रेस्पेक्ट, इस संबंध में, इस संदर्भ में, द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री, ये कह रही हैं
कि इस प्रकार में जब हम आज़ाद प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं ना, तो वह आज़ादी तकनीकी और प्रतिबंधित अर्थ में होता है, जैसे सरकार के द्वारा सेंसरशिप प्रेस पर थोप देना। तो कह रहे हैं कि इन दिस रेस्पेक्ट, इस संबंध में, द ब्रिटिश प्रेस इज़ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, ये कहती हैं कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस यानी सामान्य परिस्थितियों में सिंगुलरली फ्री, यानी ब्रिटिश प्रेस जो है ना, जो ब्रिटेन का जो प्रेस है, ब्रिटेन का जो अखबार है ना, ऐसी परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में सिंगुलरली फ्री है, मतलब अत्यधिक आज़ाद है या असाधारण रूप से आज़ाद है। अब देखिए ब्रिटिश प्रेस क्या क्या कर सकता है, सुनिए। इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर्स। ब्रिटिश प्रेस जो है ना, इट कैन अटैक, ये हमला कर सकता है, द पॉलिसी यानी नीति, एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर्स, या मंत्रियों के राजनैतिक चरित्र और मंत्रियों के नीतियों पे हमला बोल सकता है। कौन? ब्रिटिश प्रेस। इंटरफेयर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी। बच्चों, फॉरेन डिप्लोमेसी का मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, यानी ब्रिटिश प्रेस जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी इंटरफेयर, दखलंदाजी कर सकता है। कंडक्ट कैंपेन्स, अभियानों को कंडक्ट मतलब चला सकता है, कैंपेन्स का मतलब अभियान, अभियानों को चला सकता है। टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को पलटने के लिए। सबवर्ट का मतलब होता है बच्चों पलटना, तहस नहस करना, क्षतिग्रस्त करना, नुकसान पहुंचाना, यानी संविधान को पलटने के लिए ब्रिटिश प्रेस जो है ना, कंडक्ट कैंपेन्स, अभियान चला सकते हैं। इनसाइट का मतलब भड़काना, इनसाइट सिटीजन्स टू डिसकंटेंट, नागरिकों में डिसकंटेंट यानी असंतोष भड़का सकता है। कौन? ब्रिटिश प्रेस। एंड रेबेलियन, रेबेलियन का मतलब होता है बगावत, यानी नागरिकों को बगावत करने के लिए उकसा सकता है, नागरिकों में असंतोष भड़का सकता है। एक्सपोज स्कैंडल्स, स्कैंडल्स का मतलब होता है घोटाला, और एक्सपोज का मतलब होता है उजागर करना, घोटालों को उजागर कर सकता है। एंड फॉमेंट ग्रीवांसेस, और फॉमेंट का मतलब होता है बच्चों बढ़ावा देना, और ग्रीवांसेस का मतलब होता है शिकायत, और जनता की शिकायतों को बढ़ावा दे सकता है, उसे हवा भी दे सकता है। एंड जनरली, और सामान्यतः, हैरी एंड बी लेबर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, और सरकार के जो नौकर हैं ना, जो राज्य के जो नौकर हैं ना, उनको कूट सकता है, उनको, बी लेबर का मतलब पीटना, उनको पीट सकता है। एंड हैरी, और उनको सता सकता है। यानी ब्रिटिश प्रेस जो है सामान्य परिस्थितियों में सिंगुलरली फ्री, असाधारण रूप से स्वतंत्र होता है, वह मंत्रियों के चाल चलन को उजागर कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हस्तक्षेप कर सकता है, संविधान को पलटने के लिए कंडक्ट कैंपेन्स, अभियान चला सकता है, डिसकंटेंट, जनता में असंतोष भड़का सकता है, एंड रेबेलियन, जनता से बगावत करा सकता है, एक्सपोज स्कैंडल्स, वह घोटालों को उजागर कर सकता है, एंड फोमेंट ग्रीवांसेस, और जनता की शिकायतों को हवा दे सकता है, और राज्य के जो सर्वेंट्स हैं ना, जो सरकारी सेवक हैं, जो नौकर हैं या जो मंत्री हैं ना, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। विथ ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी, पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ ये अखबार का कार्य है बच्चों। ऑन ओकेजन, समय आने पे, इट कैन बिकम ए वेपन, अखबार एक अस्त्र बन सकता है, एक हथियार बन सकता है। टू कोअर्स द गवर्नमेंट, कोअर्स का मतलब बच्चों होता है कोई काम करने के लिए बाध्य कर देना। टू गवर्नमेंट, यानी अखबार एक साधन का रूप ले लेता है, अखबार एक हथियार बन जाता है। टू कोअर्स द गवर्नमेंट, सरकार को बाध्य करने के लिए। टू कन्फर्म, ये जो कन्फर्म पढ़ रहे हैं ना, CONFOR, इसका मतलब संगत होना, के अनुसार होना। कन्फर्म टू व्हाट? इट असर्ट्स टू बी द विल ऑफ द पीपल। बच्चों, सरकार का मतलब समझिए क्या होता है। सरकार का मतलब होता है विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा। जैसे बच्चों कुछ वर्ष पहले लोगों की इच्छा थी तो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। अब लोगों की इच्छा है कि भाजपा की सरकार हो तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आने वाले समय में लोगों की इच्छा बदलेगी तो सरकार भी बदल सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अखबार जो है ना, इट कैन बिकम ए वेपन, या एक हथियार बन सकता है, या एक अस्त्र बन सकता है सरकार को बाध्य करने के लिए। कि सरकार का मतलब होता है लोगों की इच्छा, इसलिए आप लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करें, नहीं तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। यह काम भी अखबार करता है। बच्चों, ये नंबर 2 था। नंबर 3 चलते हैं। सो फार, लिखा हुआ सो फार दिस इज़ ऑल टू द गुड, ये तो सब अच्छाई हुई ना, दिस इज़ ऑल टू द गुड, ये तो सब अखबार की अच्छाई हुई।
ओकेजनली का मतलब होता है बच्चों कभी कभार। दिस फ्रीडम में प्रोड्यूस डिजास्टरस हेजिटेशंस एंड इनकॉन्सिस्टेंसीज इन पब्लिक पॉलिसी। बच्चों कभी कभी प्रेस की यही आज़ादी में प्रोड्यूस उत्पन्न कर सकती है। डिजास्टरस का मतलब अनर्थकारी, हेजिटेशन का मतलब संकोच, और इनकॉन्सिस्टेंसीज का मतलब होता है विसंगति या अस्थिरता। यानी कभी कभी प्रेस की यही आज़ादी है ना संकोच को बढ़ावा दे सकती है, संकोच को जन्म देती है, एंड इनकंसिस्टेंसीज इन पब्लिक पॉलिसी। कभी कभी पब्लिक पॉलिसी में ये अस्थिरता और विसंगतियों को भी जन्म देती है। यानी आज़ादी अच्छी भी है और आज़ादी बुरी भी है, क्योंकि वही आज़ादी घोटालों का भंडाफोड़ करती है, और यहाँ पे वही आज़ादी कभी कभी पब्लिक पॉलिसी में विसंगति या अस्थिरता भी उत्पन्न करती है। और टेंड टू हैम्पर, टेंड का मतलब होता है कुछ करना, और हैम्पर का मतलब होता है अवरुद्ध करना। स्विफ्ट एग्जीक्यूशन, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज़, और एग्जीक्यूशन का मतलब होता है क्रियान्वयन ऑफ इमरजेंसी मेजर्स। कभी कभी यह आज़ादी टेंड टू हैम्पर द स्विफ्ट एग्जीक्यूशन ऑफ इमरजेंसी मेजर्स, यानी इमरजेंसी जो मेजर्स होते हैं ना, जो आपातकालीन जो मेजर्स होते हैं ना, उनके तेज क्रियान्वयन में यह आज़ादी कभी कभी बाधा का भी काम करती है। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन सामान्य सी बात है, इट वर्क्स, अखबार और प्रेस वर्क्स, ये काम करते हैं, टू सिक्योर, सुरक्षित करने के लिए, एंड सस्टेन, सस्टेन का मतलब कायम रखना, दैट द सेंट्रल डॉक्ट्रीन ऑफ डेमोक्रेसी। सेंट्रल डॉक्ट्रीन ऑफ डेमोक्रेसी का अर्थ होता है बच्चों कि केंद्रीय सिद्धांत या मूल सिद्धांत, यानी लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को ये सुरक्षित भी करते हैं और उसको ये कायम रखने के लिए भी काम करते हैं। कौन? अखबार और प्रेस। एज वी अंडरस्टैंड इट, जैसे कि हम लोग इसे समझते हैं, दैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। कह रहा है बच्चों कि लोकतंत्र का ये सेंट्रल डॉक्ट्रीन है, ये मूल सिद्धांत है या केंद्रीय डॉक्ट्रीन सिद्धांत है कि द स्टेट, सरकार जो है ना, राज्य जो है, इज़ नॉट द मास्टर, यह मालिक नहीं है, सरकार मालिक नहीं होती है, राज्य मालिक नहीं होता है, बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, बल्कि ये जनता का सेवक होता है। सरकार क्या है? जनता का मालिक नहीं, जनता की मालिक नहीं है, बल्कि जनता का क्या है? सरकार सेवक है। सरकार क्या है? जनता की सेवक है। स्टेट जनता का मालिक नहीं है, बल्कि जनता की क्या है? सेवक है। और इसी को सुरक्षित और इसी को कायम रखने के लिए अखबार जो होते हैं ना, ये काम करते हैं। ये भी अच्छी बात हो गई। अब नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। लिखा है कि द प्रेस एज ए होल, एज ए होल का मतलब होता है कुल मिला करके, द प्रेस एंड इन दिस टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस, जिस तकनीकी और प्रतिबंधित अर्थ में हम आज़ादी को ले रहे हैं ना, तो देखिए, द प्रेस इज़ दस प्रेटी फ्री इन ए पीसफुल ब्रिटेन। जब ब्रिटेन में शांति होती है ना, तब प्रेस जो होते हैं ना, प्रेटी फ्री, बहुत ही स्वतंत्र होते हैं। कहाँ पे बच्चों? ब्रिटेन में। देयर इज नो शेड, शेड का मतलब होता है बच्चों छाया। देयर इज नो शेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन दैट डज नॉट समहाउ कंट्राइव टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। बच्चों कह रहे हैं कि राजनीतिक राय की कोई छाया नहीं है जो किसी तरह खुद को व्यक्त करने का प्रयास नहीं करती है। बट इफ़ वी गो ऑन टू इमेजिन, लेकिन हम यह कल्पना करें, बट इफ़ वी गो ऑन टू इमेजिन, इमेजिन का मतलब कल्पना करें, लेकिन हम यह कल्पना करें दैट एनी पार्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द प्रेस, कि प्रेस का कोई विशेष अंग इंजॉयज, आनंद लेता है, लार्जर लिबर्टी, ज़्यादा आज़ादी, और बीइंग ए फोरम ऑफ पब्लिक ओपिनियन। बच्चों फोरम का मतलब होता है मंच, और पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है जन विचार या विचार विमर्श। तो ये कह रही हैं कि यदि हम यह कल्पना करें कि प्रेस के किसी विशेष अंग को जनमत का मंच होने की अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है ना, तो लिखा हुआ कि वी आर ग्रेवली मिस्टेकन, तो हम ये गंभीर गलती करते हैं। बच्चों अगर आप ये मान बैठते हैं कि अखबार जो है ना, वह जनता के विचारों का मंच है और इसलिए वह ज़्यादा आज़ादी को इंजॉय करता है ना, तो वी आर ग्रेवली मिस्टेकन, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। यानी अखबार जो होता है ना, वह जनता के विचारों का मंच नहीं होता है। डोरोथी एल सेयर्स ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं, और इसके पीछे ये बच्चों रीज़न दे रही हैं। सुनिए, एवरी न्यूज़ पेपर इज सैकल्ड, सैकल्ड का मतलब होता है बंधा हुआ होना, टू इट्स ओन सेट ऑफ ओवरलॉर्ड्स, ओवरलॉर्ड्स का मतलब है अधिपति। यानी बच्चों
प्रत्येक अखबार जो होता है ना अपने मालिक, ओवरलॉर्ड का मतलब समझिए मालिक, अपने मालिक के हाथों का गुलाम होता है। यानी अखबार के हाथ और पैर को उसके मालिक जो होते हैं ना सैकल्ड कर देते हैं, लोहे की जंजीर से बांध देते हैं कि आपको स्वतंत्र रूप से काम नहीं करना है, मेरे हिसाब से आपको चलना है। ये बता रही हैं डोरोथी एल। सुनिए, एवरी न्यूज़पेपर इज सैकल्ड, यानी हर अखबार जो होता है ना वो सैकल्ड है, वो बंधित है अपने मालिकों का। एंड इन इट्स टर्न, और बदले में, लाइक द अनमर्सीफुल सर्वेंट, अनमर्सीफुल सर्वेंट का मतलब होता है बेदर्द बेरहम, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। एक बेदर्द एक बेरहम नौकर की तरह एक्सरसाइजेज, बच्चों जो एक्सरसाइजेज है ना इसका अर्थ होता है अधिकार का इस्तेमाल करना। एक्सरसाइजेज ए पावरफुल बॉन्डेज अपॉन इट्स रीडर एंड ऑन द पब्लिक जनरल। इस प्रकार से अखबार जो होता है ना अपने मालिक के इशारों पे काम करता है, और रीडर्स का मतलब होता है पाठक, और पब्लिक का मतलब होता है जनता। जनता और पाठक के ये आँखों पे ना एक बॉन्डेज, शक्तिशाली बॉन्डेज, उनके आँखों पे ये एक पट्टी लगाने का काम करता है, उनको सच्चाई उनकी नज़रों से दूर हटाने की कोशिश करता है, और ये अपने मालिक के इशारों पे काम करना पसंद करता है। सुनिए, इंडीड, सचमुच में, वी में से, हम लोग कह सकते हैं, दैट द हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शंस, सबसे ज़्यादा प्रतिबंध, upon द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज़ नॉट द ऑफिशियल सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। ये कह रही हैं डोरोथी एल सेयर्स कि वी में से, हम कह सकते हैं, द हेविएस्ट रेस्ट्रिक्शन upon द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी जो जन विचार होते हैं, पब्लिक ओपिनियन, जो आम जनता की राय होती है, जो आम जनता की विचार होती है ना, उस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ होता है ना, वह ऑफिशियल सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, वह प्रेस पर सरकार के द्वारा लगाया गया सेंसरशिप कम होता है। बट द अनऑफिशियल सेंसरशिप बाय ए प्रेस, बल्कि प्रेस के मालिक के द्वारा लगाया गया अनऑफिशियल सेंसरशिप, गैर आधिकारिक सेंसरशिप ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है कि डोरोथी एल सेयर कहती हैं कि वी में से, हम कह सकते हैं कि जो प्रेस पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ होता है ना वह सरकार के द्वारा कम और प्रेस के मालिक के द्वारा ज़्यादा लगाया गया होता है। विच एग्जिस्ट्स नॉट सो मच टू एक्सप्रेस ओपिनियन, यही कारण है कि अखबार जो है ना, प्रेस जो है, नॉट सो मच टू एक्सप्रेस ओपिनियन, वह जनता के विचारों को है ना व्यक्त नहीं करता, एज टू मैन्युफैक्चर इट, बल्कि वह मनगढ़ंत खबरों को गढ़ता है, वह खबरों का निर्माण करता है, न कि वह जनता के विचारों को व्यक्त करता है। क्योंकि प्रेस जो होता है ना अपने मालिक के इशारों पे काम करता है, इसलिए वह जनता के विचारों को कम व्यक्त करता है और मनगढ़ंत खबरों को ज़्यादा व्यक्त करता है। नंबर 5 पे चलिए बच्चों, लिखा हुआ है कि द एडिटोरियल पॉलिसी। बच्चों किसी भी अखबार का सबसे महत्वपूर्ण जो पृष्ठ होता है ना वो उसका एडिटोरियल होता है, वो संपादकीय होता है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। बच्चों लिखा हुआ है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली, डेली का मतलब होता है दैनिक समाचार पत्र, इज़ कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बच्चों महत्वपूर्ण है। यहाँ पे डोरोथी एल सेयर्स कह रही हैं कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली, एक लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र की जो एडिटोरियल पॉलिसी होती है, जो संपादकीय नीति होती है ना, इज कंट्रोल्ड, नियंत्रित होती है बाय 2 चीफ फैक्टर्स, 2 मुख्य कारणों द्वारा, 2 मुख्य कारकों द्वारा ये प्रभावित होती है या नियंत्रित होती है। क्या? संपादकीय नीति। द फर्स्ट, पहला समझिए वो 2 जो फैक्टर्स हैं ना वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स, पहला है विज्ञापनदाताओं के हित। एडवर्टाइजर्स का मतलब होता है विज्ञापनदाता और इंटरेस्ट का मतलब होता है हित। आप अखबारों में बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं ना, पहले ही पेज पे देखते हैं, दूसरे तीसरे हर पेज पे विज्ञापनों की भरमार होती है। उसके पीछे के राज को खोल रही हैं डोरोथी एल सेयर। समझिए, द फर्स्ट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स, यानी पहली जो फैक्टर है ना वह है विज्ञापनदाताओं के हित। फ्रॉम हुम इट गेट्स द मनी, उन्हीं विज्ञापनदाताओं से अखबार को गेट्स द मनी, अखबार को धन की प्राप्ति होती है। व्हिच इनेबल्स इट टू कीप अप इट्स लार्ज सर्कुलेशन, अपनी बड़ी बिक्री को बनाए रखने के लिए, सर्कुलेशन का मतलब बिक्री या प्रसार, अपने प्रसार को बनाए रखने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है ना उस धन की प्राप्ति अखबार को विज्ञापनदाताओं से ही होती है।
आगे देखिए, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर। वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर का मतलब हुआ कि वैसा अखबार जो बहुत दूर तक, यानी दूर दूर तक, सुदूर क्षेत्रों तक जिसकी बिक्री होती है, जिसका प्रसार है ना, उसको बोलते हैं वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर। तो कहते हैं कि नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट, यानी वह अखबार जो दूर दूर तक मतलब जिसका प्रसार है ना, डेयर सपोर्ट, उसकी हिम्मत नहीं है डेयर सपोर्ट कि वो सपोर्ट कर दे, समर्थन कर दे एक पब्लिक पॉलिसी, एक जननीति का समर्थन कर दे, एक जननीति के बारे में अच्छी चीज़ अपने अखबार में छाप देना, छापने की उसकी साहस नहीं है। हाउ एवर मच इन द नेशनल इंटरेस्ट, वह पॉलिसी, वह नीति कितना हो नेशनल इंटरेस्ट में हो, कितना हो राष्ट्रीय हित में हो ना, उसके समर्थन का हिम्मत न्यूज़पेपर को नहीं है। दैट माइट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मेल न खाना या विरोधी होना। दैट माइट कॉन्फ्लिक्ट विद द वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब है निहित स्वार्थ ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स। बच्चों, डोरोथी एल सेयर्स कह रही हैं कि कोई भी न्यूज़पेपर जिसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में जिसकी बिक्री होती है ना, वह किसी भी पब्लिक पॉलिसी को, चाहे वह पब्लिक पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट ही क्यों ना हो, यानी राष्ट्रीय हित की क्यों ना हो, अगर वह पॉलिसी, अगर वह नीति जो एडवर्टाइजर्स हैं ना, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट, उनके निहित स्वार्थ के राह में आती है ना, या उनके निहित स्वार्थ से मेल नहीं खाती है ना, तो कोई भी अखबार वैसी नीति का समर्थन नहीं करेगा, वैसी नीति को अपने अखबार में ज़्यादा तरजीह नहीं देगा जो नीति अखबार में छपी विज्ञापनदाताओं के निहित स्वार्थ से मेल नहीं खाती है। मतलब अखबार के लिए उसके विज्ञापनदाताओं के जो निहित स्वार्थ है ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है राष्ट्रीय नीति से। दस इस प्रकार एनी प्रपोजल टू कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड गुड्स, अगर इस प्रकार से एनी प्रपोजल मतलब कोई भी प्रस्ताव टू कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड गुड्स, यानी ब्रांडेड जो गुड्स होते हैं ना, सामान जो होते हैं ना, उनको नियंत्रित करने के लिए कोई भी प्रस्ताव अगर सरकार ले करके आती है ना, विल बी वायलेंटली अपोज, तो अखबार वाले उसका खुल्लम खुल्ला विरोध करते हैं, वायलेंटली अपोज करते हैं। जैसे कि 1939 में हुआ था मैजरीन के लिए। मैजरीन क्या है? एक नकली मक्खन है बच्चों, यह सस्ता भी था, तो उसके साथ जो हुआ ना, ये उदाहरण है। तो कोई भी प्रपोजल जो ब्रांडेड गुड्स, जो ब्रांडेड सामान को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सरकार लाती है ना, विल बी वायलेंटली अपोज्ड, अखबार वाले उसका भारी विरोध करते हैं ऑन द लॉफ्टीएस्ट हाइजीनिक ग्राउंड्स। लॉफ्टीएस्ट हाइजीनिक ग्राउंड्स का मतलब होता है कि बड़े स्वास्थ्य कारणों के आधार पे अखबार वाले उसका विरोध करते हैं। बाय द पेपर्स दैट कैरी द ब्रांडेड एडवर्टाइजिंग, जिस अखबार में ब्रांडेड वस्तुओं के विज्ञापन छपते हैं ना, तो वे अखबार जो होते हैं किसी भी ब्रांडेड गुड्स को कंट्रोल करने के लिए यदि सरकार कोई प्रस्ताव लाती है ना, तो ये उसका जमकर विरोध करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर एनी प्रोडक्ट, कोई भी सामान दैट रिफ्यूजेस टू पे द हाई एडवर्टाइजिंग रेट्स ऑफ ए पावरफुल नेशनल ऑर्गन्स, कह रहा है कि एनी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद दैट रिफ्यूजेस टू पे द हाई एडवर्टाइजिंग रेट्स ऑफ ए पावरफुल नेशनल ऑर्गन, यानी कोई भी उत्पाद जो अखबार वाले को, जो प्रेस वाले को विज्ञापन के लिए ऊंचे दर देने से इनकार कर देता है, यानी मोटी रकम विज्ञापन छापने के बदले देने से मना कर देता है ना, चाहे वह उत्पाद कितना ही अच्छा हो, विल बी डिनाउंस्ड, तो अखबार वाले उसको डिनाउंस करते हैं, उसको गलत ठहरा देते हैं, उस उत्पाद की निंदा करना शुरू कर दे, स्मैश्ड एंड ड्रिवन ऑफ द मार्केट, और उसके सपनों को स्मैश चकनाचूर कर देते हैं, और इस प्रकार से वह प्रोडक्ट जो है ना, ड्रिवन ऑफ द मार्केट, वह बाज़ार से दूर चली जाती है, लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं, क्योंकि अखबार वाला उसके बारे में भला बुरा अपने अखबारों में छापने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने विज्ञापन के लिए मोटी रकम देने से इनकार कर दिया, इसलिए अखबार ने उसकी निंदा की, उसके सपनों को चकनाचूर किया, और इस प्रकार से वह प्रोडक्ट बाज़ार से बाहर चला जाता है। Yet you are not allowed, आगे सुनिए बच्चों, yet you are not allowed to use any product that disassociates। बच्चों, disassociates का मतलब होता है संबंध विच्छेद करना या समर्थन न देना। कह रहा है कि yet you are not allowed to use any product that dissorts itself from the advertising ring। इस प्रकार से जो विज्ञापन चक्र है ना, जो एडवर्टाइजिंग रिंग है ना, तो जो प्रोडक्ट
मोटी रकम दे करके अपने विज्ञापन को अखबारों में नहीं छपवाता है ना, अखबार वाले उस प्रकार के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की अनुमति आपको नहीं देते हैं। मतलब उसके बारे में भला बुरा अखबार में छापना शुरू कर देते हैं कि यह उत्पाद स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, तो आप उसका इस्तेमाल बंद कर देते हैं और इस प्रकार से वह उत्पाद बाज़ार से बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस उत्पाद ने अखबार को विज्ञापन के लिए मोटी रकम देने से मना कर दिया है। ऑल दिस इज अंडरस्टैंडेबल, यह सब अंडरस्टैंडेबल है, समझ के लायक है, सब स्वाभाविक है। सिंस ए बिग सर्कुलेशन, चूँकि एक बिग सर्कुलेशन जो अखबार का बड़ा प्रसार है ना, स्पेल्स बैंकरप्सी, बैंकरप्सी का मतलब है दिवालिया। कह रहा है कि सिंस ए बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकरप्सी, स्पेल्स बैंकरप्सी इफ द पेपर हैज टू डिपेंड ऑन इट्स सेल्स फॉर इट्स रेवेन्यू। बच्चों रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी, अर्निंग्स जिसको बोलते हैं या इनकम जिसको बोलते हैं। कह रहा है कि एक बड़ा अखबार जिसकी दूर दूर तक पहुंच है, जिसकी बहुत सारी प्रतियां बिकती हैं ना, डिपेंड ऑन इट्स सेल फॉर रेवेन्यू, अगर वह आमदनी के लिए अपने बिक्री पे आश्रित हो जाए ना तो उसका दिवालिया निकल जाएगा, उसका भाठा बैठ जाएगा। क्यों भाठा बैठ जाएगा जी? अगर वह अपनी आमदनी के लिए पूर्ण रूप से अपनी बिक्री पे आश्रित हो जाए ना तो अखबार वाला बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अखबार को छापने की कीमत 20 से 25 रुपए होती है और वह 20-25 रुपए का अखबार आपको 4 से 5 रुपए में मिलता है। तो सोचिए कि 25 रुपए लगा करके और अगर 5 रुपए में अखबार बेचेगा तो वह उसका भाठा बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि 25 लगा करके 5 में क्यों बेच रहा है, उसके पीछे की क्या कहानी है वो समझिए। एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन ए परपिचुअल प्रिकैरियस बैलेंस। बच्चों यहाँ पे डोरथी एल सेयर्स कह रही हैं कि एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन ए परपिचुअल प्रिकैरियस बैलेंस, यानी हर या प्रत्येक अखबार एक सतत अनिश्चित संतुलन में रहता है। सुनिए कैसे। इट मस्ट इंक्रीज इट सेल्स, यानी अखबार को अपने सेल्स को, सेल का मतलब होता है बिक्री, अपनी बिक्री को बढ़ानी पड़ती है टू जस्टिफाई इट्स एडवर्टाइजिंग रेट्स, यानी अखबार वाला प्रोडक्ट्स से, उत्पादों से जो एडवर्टाइजिंग रेट्स लेता है, जो विज्ञापन का दर लेता है, जो विज्ञापन का खर्च लेता है, जो विज्ञापन के लिए पैसे लेता है ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए अखबार को अपनी बिक्री बढ़ानी पड़ती है। एंड टू इंक्रीज इट सेल्स, और अखबार को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए इट मस्ट सेल इट सेल्फ फार बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको लागत मूल्य से कम पर बेचना पड़ता है। बच्चों सुनिए, अखबार किस प्रकार के अनिश्चित संतुलन में रहता है कि जिससे ये पैसे लेता है ना एडवर्टाइजर से, विज्ञापनदाताओं से ना, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इसको अपनी बिक्री बढ़ानी है। एंड टू इंक्रीज इट सेल्स, और इसको अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए इट मस्ट सेल इट सेल्फ फार बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तब इसको लागत मूल्य से भी कम पर बेचना पड़ता है। बट इफ इट सेल्स मोर कॉपीज देन इट एडवर्टाइजिंग विल पे फॉर इट फेसेस फाइनेंशियल डिजास्टर। अब देखिए क्या कह रही है यूरिथियस, कह रहे हैं कि बट इफ इट सेल्स मोर कॉपीज देन इट्स एडवर्टाइजिंग विल पे फॉर, यानी अगर अखबार वाला जितने प्रतियों के लिए विज्ञापनदाताओं से पैसे लेता है ना, अगर उससे ज़्यादा कॉपी ये बेच देता है, उससे ज़्यादा प्रतियां इसकी बिक जाती हैं ना, तब भी फाइनेंशियल डिजास्टर, तब भी ये वित्तीय डिजास्टर यानी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। यानी अखबार हमेशा एक अनिश्चित संतुलन में रहता है। एडवर्टाइजिंग रेट्स को जस्टिफाई करने के लिए बिक्री बढ़ानी है, बिक्री बढ़ाने के लिए इसको लागत मूल्य से कम पर बेचना पड़ता है, और यदि जितने प्रति के लिए विज्ञापन लेता है उससे कहीं ज़्यादा इसकी बिक्री होने लगती है, तब भी इसको वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, द मोर वाइड स्प्रेड एंड पावरफुल द ऑर्गन, कह रहे हैं कि जितना ही कोई प्रेस या प्रेस का ऑर्गन अंग वाइड स्प्रेड, दूर दूर तक फैला हुआ है, दूर दूर तक इसकी प्रतियां बिक रही हैं ना, द मोर क्लोजली इट हैज़ टू सबसर्व का मतलब आगे बढ़ाना, वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब है निहित स्वार्थ, यानी जो अखबार जितना ही शक्तिशाली है, जितने दूर दूर तक इसका प्रसार है, जितनी ज़्यादा इसकी बिक्री है ना, द मोर क्लोजली, उतनी सूक्ष्मतापूर्वक यह विज्ञापनदाताओं के वेस्टेड
वेस्टेड इंटरेस्ट को, उनके निजी स्वार्थ को सब सर्व करता है, आगे बढ़ाता है। यानी राष्ट्रीय नीति जो है ना, राष्ट्रीय हित भाड़ में जाए, विज्ञापनदाताओं के जो हित है ना उसी को बढ़ावा देता है अखबार, क्योंकि उसी के पैसे पे ये टिका हुआ है। 25 का अखबार 4 रुपया में, 5 रुपये में यदि बिक रहा है ना, तो जो 20 रुपया है अखबार को विज्ञापनदाताओं से प्राप्त होता है। यही कारण है कि अखबार विज्ञापनदाताओं के हितों को ज़्यादा और आम जनता के हितों को कम तरजीह देता है। बच्चों नंबर 6 में देखते हैं। नंबर 6 ये अंतिम आज का पैरा होगा और नंबर 7 से अगली वीडियो बनेगी। कह रहे हैं दिस मीन्स, इसका अर्थ ये हुआ कि द चीप डेली पेपर, चीप का मतलब सस्ता, डेली पेपर का मतलब दैनिक समाचार पत्र। इसका अर्थ ये हुआ कि द चीप डेली पेपर, जो सस्ता समाचार पत्र है ना, विच गोज़ एवरीवेयर, जो दूर दूर तक चारों ओर जो फैला हुआ है, जो दूर दूर तक जिसकी बिक्री होती है ना, एंड हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस, और जिसका ज़्यादा प्रभाव भी है ना, इज फार लेस फ्री, वह उतना ही कम स्वतंत्र है दैन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली। वीकली का मतलब साप्ताहिक पत्र और मंथली का मतलब मासिक पत्र। तो डोरोथी एल सेयर्स कह रही हैं कि वह सस्ता समाचार पत्र विच गोज़ एवरीवेयर एंड हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस, का प्रभाव भी है और जिसकी खूब बिक्री भी है ना, वह कम स्वतंत्र होता है। एक्सपेंसिव, जो महंगे साप्ताहिक और महंगी जो मंथली जो होती है ना, जो मासिक पत्र पत्रिकाएं होती हैं, महंगे इसलिए हैं क्योंकि उनमें विज्ञापन कम है। और ये डेली वाला सस्ता क्यों है? क्योंकि इसमें विज्ञापन ज़्यादा है। तो जब ये विज्ञापन ज़्यादा है तो ये विज्ञापनदाताओं के हिसाब से चलेगा, और जिसमें विज्ञापन कम है और जिसकी आमदनी बिक्री से होती है ना, वह स्वतंत्र खबरों को ज़्यादा तरजीह देगा। तो क्या कह रही हैं सुनिए, कि जो डेली चीप न्यूज़पेपर है ना, जो रोज़ छपने वाला जो सस्ता अखबार है, जिसका प्रभाव भी ज़्यादा है, जो जिसकी खूब बिक्री भी होती है ना, वह कम आज़ाद होता है महंगे साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं की अपेक्षा। विच ड्रॉज ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, ये जो महंगे वीकली और मंथली होते हैं ना, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाएँ होती हैं ना, इनकी जो अधिकांश रेवेन्यू होती है ना, वह बिक्री से होती है। यही कारण है कि ये महंगे हैं। और जो सस्ते हैं, इसका कारण है ना कि उनकी ज़्यादा आमदनी विज्ञापनों से होती है। देयरफॉर इट इज़ ओनली द कंपैरेटिवली रिच, इसलिए केवल जो कंपैरेटिवली रिच हैं, जो तुलनात्मक रूप से अमीर हैं ना, हु कैन एफर्ड टू रिवार्ड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, करें, या केवल तुलनात्मक रूप से समृद्ध लोग हैं ना, जो राय की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार से जो अमीर लोग हैं, जो अमीर पत्र पत्रिकाओं को खरीदते हैं और पढ़ते हैं ना, केवल वही लोग स्वतंत्र अभिव्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं, और जो सस्ता समाचार पत्र पढ़ते हैं ना, वह विज्ञापनदाताओं के हितों के अनुसार गढ़ी गई खबर को पढ़ पाते हैं, जबकि महंगे अखबार और पत्र पत्रिकाएं पढ़ने वाले लोग स्वतंत्र खबरों को पढ़ पाते हैं, क्योंकि महंगे पत्र पत्रिकाएं की ज़्यादा आमदनी उनकी बिक्री से होती है और सस्ते वाले को धन की प्राप्ति विज्ञापनदाताओं से होती है। इसलिए वे लोग न्यूज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो महंगे वाले लोग होते हैं ना, यह जनता की अभिव्यक्तियों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। बच्चों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें, और पैराग्राफ नंबर 7 से आगे की वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगा। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद।